नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये टॉपिक हाल ही में करंट अफेयर में जो घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित हैं, क्वेश्चंस भी उन्हीं पर आधारित है। और खास बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और अगर आप एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं टॉपिक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। साथ ही साथ आप बैंकिंग, एसएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल जैसी अगर परीक्षाएं दे रहे हैं तो उस दृष्टि से भी ये करंट अफेयर का जो सेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन क्या कर दिया है। याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे है शब्दावलियों में। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अयोध्या जंक्शन जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है। किसने? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने। तो नाम बदला है दोस्तों अयोध्या धाम। अयोध्या जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसको आप पहले इस नाम से जानते थे और अब इसका नाम अयोध्या धाम कर दिया है। और कारण आप लोग भलीभांति जानते होंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पर मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के दिग्गज लोग जो है, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो है कार्यक्रम में आने वाले हैं। एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करवाया जाएगा। और उसमें एक छोटा सा कुछ सेकंड का यहाँ पर ही एक मुहूर्त है जिसके दौरान ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। एक विशाल महोत्सव होने जाने वाला है। और ये राम मंदिर का जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उस डिसीजन के बाद जब हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि वहाँ पर रामलला ही विराजमान थे पहले, और रामलला जी जो टेंट में थे इतने दिनों से, उनको वास्तव में उनका घर मिल रहा है और वो अपने घर में अब दोबारा से स्थापित होने वाले हैं। तो राम जी का उनके घर में पुनः आगमन है। इसलिए मोदी जी ने यह आग्रह किया है कि इस पूरे आयोजन को एक दीप उत्सव के तौर पर, दिवाली के तौर पर आयोजित किया जाना चाहिए। और भलीभांति आप लोग ये चीज़ भी सोच रहे होंगे कि 2024 की जो दिवाली होने वाली है, सोचिए कि वो किस प्रकार की दिवाली होगी जब अयोध्या में रामलला पुनः विराजमान हो जाएंगे। तो 3 मूर्तियाँ बनाने के लिए कहा गया था और उनमें से एक मूर्ति चुनी जानी थी जिसकी स्थापना वहाँ होनी थी। लेकिन अब ये है कि तीनों मूर्तियों को अलग अलग मंजिलों पर स्थापित किया जाना है। रामलला की बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं, विशेष पत्थर से उनको बनाया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अयोध्या नगरी जो है वो फिर से चमक रही है दोस्तों रामलला की पुनः स्थापना के साथ। और ये अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। आप अगर अब अयोध्या जाने चाहते हैं तो आपको अयोध्या धाम टिकट बुक में लिखा मिलेगा। ठीक है? तो इसके साथ एक और चीज याद रखिएगा कि अयोध्या में राम मंदिर के पुनः बनने से न सिर्फ एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व है दोस्तों, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर एक फूल माली से लेके, एक बलून वाले से लेकर, मोची से लेकर, फूल माला वाले हो गए, प्रसाद वाले हो गए, खिलौने वाले हो गए, ऐसे कई सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है दोस्तों। तो एक तरीके से इकोनॉमिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, बसेस, ऑटो, सब चीज़ें यहाँ पर ग्रोथ के क्षेत्र में बढ़ने वाली हैं। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अभी एक बैठक हुई और न्यूजीलैंड में हमारा जो महावाणिज्य दूतावास खोलना है उसकी अनुमति मिली है। न्यूजीलैंड जो है दोस्तों ओशिनिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। वेलिंगटन इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा है। बहुत सुंदर ठंडे प्रदेश वाले देश है ये और ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते पर मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, इटली के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते पर हस्ताक्षर नवंबर 2023 में ही हो गए थे और इसमें लेटेस्ट हम देखे थे, इसको अंतिम रूप से स्वीकृति मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दे दी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इटली जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यूरोपीय देश है। विश्व में जब पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों तो वो यहीं से शुरू हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 14वीं शताब्दी में। और इटली की राजधानी रोम है। यहाँ पर खाद्य संस्थान जो है वैश्विक स्तर पर उसका मुख्यालय भी मौजूद है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है। अगला प्रश्न है, कारबी युवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये असम में आयोजित किया जाएगा। कारबी युवा महोत्सव दोस्तों एक वार्षिक उत्सव है और इस साल इसकी स्वर्ण जयंती है। बोलने का मतलब इसको 50 साल हो जाएंगे मनाने को लेकर। तो जो दिफू क्षेत्र है असम का, वहां पर ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 12 से लेकर 17 जनवरी के बीच में ये उत्सव मनाया जाएगा और 17 जनवरी को इस उत्सव में भारत की राष्ट्रपति माननीय हम बोले द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भी इसमें शामिल होने वाली है। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक ये आयोजित होगा। कहाँ? असम में। अगर हम कारबी युवा महोत्सव में कारबी की बात करें दोस्तों, तो कारबी एक जनजातीय समुदाय है जो इस क्षेत्र में मिलता है और 1974 से लगातार इस समुदाय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट में ये होता है। 1974 में पहली बार मनाया गया था, तब से हो रहा है और जनजातीय लोग जो है उत्तर पूर्वी भारत के वो इसमें इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो कारबी समुदाय है इसके साथ साथ जो जनजातीय प्रदेश के लोग हैं यहाँ के, उनकी सांस्कृतिक विरासत को, सभ्यता को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का भी एक माध्यम होता है ये कारबी युवा महोत्सव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, देशिया पोकु द्रविड़ कड़गम DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा DMDK साउथ इंडिया की एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, और इसके संस्थापक थे विजयकांत। इनकी हाल ही में डेथ हो गई दोस्तों। विजयकांत जी की आपने साउथ इंडिया की कई सारी फिल्में भी देखी होंगी। तो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में जब अभी चेंज देखना है आप, तो ऐसे में ये पार्टी पूछी जा सकती है कि इसके प्रमुख कौन थे? विजयकांत जी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने आज के सेशन में क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो चर्चा में रहे। इन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा का कारण था दोस्तों कि NTCA ने इस पर एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में NTCA ने कहा है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2018 में जहां यहां पर 31 बाघ हुआ करते थे, वहीं 2023 में जब गणना देखी गई तो यहां पर 54 बाघ देखे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है बाघों की संख्या यहाँ पर डबल हो गई, जिसकी वजह से ये बधाई का पात्र है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को NTCA ने बोल सकते हैं गुड टाइगर रिजर्व की श्रेणी में रख दिया है। तो वेरी गुड टाइगर रिजर्व की श्रेणी में NTCA ने वाल्मीकि को शामिल किया है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? बिहार में है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके अलावा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के लिए प्रपोजल भेजा है बिहार की सरकार ने। किसके पास? NTCA के पास। अगर NTCA कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के तौर पर स्थापित करने की मंजूरी दे देता है तो ये बिहार का दूसरा और देश का 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी 53 टाइगर रिजर्व है। क्लियर? चलिए इस टॉपिक में ये तो समझ में आ गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा है। यहां पर एक और चीज जानना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चर्चा में होने के साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में भी पता करना पड़ेगा। और रिपोर्ट किसने दी है? NTCA ने। तो NTCA के बारे में भी यहां पर देखना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी क्यों। बाघों की संख्या बढ़ने का नंबर 1 कारण है दोस्तों कि यहाँ पर जो रेत और पत्थर का अवैध खनन होता था वो खनन संबंधी सारी क्रिया को बंद कर दिया गया। जब खनन संबंधी सारी क्रिया को यहाँ बंद कर दिया गया तो यहाँ पर घास के मैदान विकसित हो गए। और सबको पता है कि घास के जो मैदान होते हैं वो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। घास जब यहाँ पर बेहतर हो गई तो यहाँ पर शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ गई और शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ पर बाघों का आवागमन बढ़ गया और बाघ यहाँ पर स्थायी तौर पर पुनः विचरित करने लगे। इसीलिए यहाँ पर बाघों की संख्या भी आपको बढ़ती दिखाई पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां ज्यादा होती थी दोस्तों उनको भी कंट्रोल किया गया है। मानवीय गतिविधियों को कंट्रोल करने का फायदा क्या है कि जब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ गई थी तो उनके कारण जो मानव और वन्य जीव जो है उनके संघर्ष होता था, उसमें मानव के द्वारा वन्य जीवों की हत्या कर दी जाती थी। तो वो संघर्ष यहाँ पर कम हुआ है और उस संघर्ष के कम होने के कारण बाघों की शिकार और अवैध गतिविधियां बंद हो गई, जिसकी वजह से बाघों की मृत्यु कम हुई है और इसीलिए बाघों की संख्या इस टाइगर रिजर्व में बढ़ गई है दोस्तों। और इसीलिए इसे NTCA ने बहुत अच्छा वेरी गुड टाइगर रिजर्व की श्रेणी में शामिल कर लिया है। ठीक है,
अब हम देखते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था दोस्तों 1973 के बाद से, जिसके तहत भारत में टाइगर्स की संख्या को बढ़ाना था, क्योंकि हमारे देश में टाइगर कम होते जा रहे थे। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को मनाया गया। इसके पहले लॉयन, शेर जो था वो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। तो टाइगर रिजर्व की व्यवस्था भी उसी के बाद से शुरू हुई। देश के जो राष्ट्रीय उद्यान रहे दोस्तों, वन्यजीव अभ्यारण्य रहे, वहां पर बाघों की संख्या और उनकी आवास की स्थिति को देखते उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाने लगा। और 1973 में भारत में 9 टाइगर रिजर्व एक साथ घोषित किए गए, जो आज बढ़कर 53 है, ये ध्यान रखिएगा। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उन्हीं में से एक टाइगर रिजर्व है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। और 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, जो आपका फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट जो देहरादून में, वो हर 2 साल में निकालता है, उस फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 86% क्षेत्रफल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का वनों से आच्छादित है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर बाघ तो मिलते हैं, इसके अलावा अन्य जीव जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात हुई। अगला है कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बाघों की व्यवस्था को लेकर शोध करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थिति को देखने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है भारत में, वो एनटीसीए है। और एनटीसीए की स्थापना के लिए 2005 में सरकार ने संसद से एक अधिनियम पास किया। उसके बाद 2006 में कुछ संशोधन के बाद एनटीसीए की स्थापना होती है। इसका मतलब एनटीसीए जो है वो एक वैधानिक या सांविधिक संस्था के तौर पर आप देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात है कि ये एनटीसीए बनाया है, वो क्यों बनाया है, किस आधार पर बनाया है। तो ये बनाया गया है बाघों की शोध के लिए, उनकी गणना के लिए, क्लियर, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके, उस पर ये काम करता है। और इसके लिए हर 4 साल में एनटीसीए बाघ गणना रिपोर्ट जारी करता है, जो पहली बार 2006 में जारी की गई थी। उसके बाद 2010 में, 2014 में, 2018 में, 2022 में। 2006 में जो बाघ गणना रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके हिसाब से भारत में लगभग 1411 के आसपास बाघ थे। जबकि जो 2022 की रिपोर्ट आई है दोस्तों, है ना, उस रिपोर्ट में भारत में लगभग 3167 के आसपास बाघ है। तो अगर आप 2006 की पहली रिपोर्ट और 2022 की रिपोर्ट में तुलना करें तो लगभग संख्या डबल से ज्यादा हो गई है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं एनटीसीए को जाता है, क्योंकि उसने प्रबंधन और व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, तो 1972 का जो वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम रहा दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम रहा, उसके प्रावधानों के तहत ही एनटीसीए की स्थापना हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और भारत में लगभग 3167 बाघ हैं वर्तमान में, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये बाघों की बात हुई, एनटीसीए की बात हुई, क्लियर हो गया। 4 साल में ये बाघ गणना रिपोर्ट जारी करता है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए, अगला टॉपिक है मेड टेक मित्र। दोस्तों, मेड टेक मित्र जो है वो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन, एक प्रोग्राम है। इसमें जो मेड टेक है, ये मेड टेक का मतलब है मेडिकल टेक्नोलॉजी। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में तकनीकी व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ये अभियान जो है, ये योजना लॉन्च की गई है, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, उसमें क्रांति लाने के लिए नवाचार हो, उपकरण हो, समाधान की एक विस्तृत श्रृंखला स्थापित की जा सके। इसके अंतर्गत कई सारे उपकरणों को तकनीकी तौर पर बेहतर कर उससे भारत में स्वदेशी तकनीक के आधार पर बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एमआरआई की मशीन हो, पेसमेकर हो, इंसुलिन पंप हो, सर्जिकल उपकरण हो, इन सब चीजों को इसमें बेहतर तरीके से तैयार करने की व्यवस्था होगी। ये हमारे भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति के तौर पर होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना महामारी को देखें तो हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि हमारे पास संसाधनों की उस समय कमी थी। हमारे पास वेंटिलेटर्स तक की कमी देखने को मिल रही थी, और एक समय ऐसा आया था कि वेंटिलेटर्स को एकाएक बनाने की व्यवस्था में थे। तो इन सभी तकनीकी को सुधार अगर हम कर लेते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो इसी आपात स्थिति में हमें उपकरणों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम आयातित उपकरणों का उपयोग लगभग छोड़ चुके होंगे दोस्तों। तो ये क्या था, मेड टेक मित्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है, कुदुम्बश्री ने चवित्तु नाटकम का प्रदर्शन किया। चवित्तु नाटकम दोस्तों एक सांस्कृतिक पक्ष हो गया, जिसमें हम लोग एक एक्ट को देखते हैं। और कुटुम्बश्री एक मिशन है,
कुटुंबश्री मिशन के कुल 504 सदस्यों ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए चवित्तु नाटकम का प्रदर्शन किया, इसमें भाग लिया है, इसलिए यह डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। एग्जाम में चवित्तु नाटकम भी आ सकता है और एग्जाम में कुटुंबश्री भी आ सकता है, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यह याद रखिएगा कि चवित्तु नाटकम जो है दोस्तों, ये कुटुंबश्री जो है इसकी पूरी कहानी बताता है कि 1998 में पीपुल्स प्लान अभियान के तहत जो कुटुंबश्री मिशन स्टार्ट किया गया था वो क्या था। तो कुटुंबश्री मिशन 1998 में आया था, ध्यान रखिएगा। और ये मिशन जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर स्थापित हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कुटुंबश्री का संबंध किससे है, इसका संबंध है दोस्तों देश में गरीबी उन्मूलन के तहत, ठीक है। और इसके उद्देश्यों में क्या देखेंगे दोस्तों, तो गरीबी की जो अंतर पीढ़ीगत संचरण है उसको समाप्त करना है। अगर मेरे पिताजी गरीब थे तो मैं गरीब न रहूं, इस परंपरा को तोड़ने की स्थिति जो है उसके तहत कुटुंबश्री मिशन जो है वो चालू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ये तो कुटुंबश्री की बात हुई। अब बात करते हैं चवित्तु नाटकम का। तो ये नाट्य की एक शैली है, केरल में, केरल के तटीय क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन होता है। निस्संदेह एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि चवित्तु नाटकम भारत के किस राज्य से संबंधित है। उत्तर होगा आपका केरल से संबंधित है। और राष्ट्रीय सरस मेला जो 2023 में हुआ उसके अंतर्गत इस नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस वजह से लोकप्रिय भी हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूह के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जा रही हैं उनको बाजार में स्थापित करने के लिए, उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए, उनको वैश्विक पहचान से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन किया गया। किसका प्रदर्शन किया गया है? सरस मेले का आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कुटुंबश्री भी आप जान गए, आप चवित्तु नाटकम भी जान गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर। दोस्तों याद रखिएगा, हम जब टाइगर्स की बात करते हैं तो वैश्विक स्थिति में पहले 9 टाइगर की प्रजातियां मिलती थी, जिसमें से 3 प्रजातियां लुप्त हो गई थी। अब पूरे विश्व में लगभग 6 प्रकार के टाइगर अलग अलग मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा टाइगर्स अगर हम देखें तो टाइगर्स की लगभग 70% आबादी जो है वो हमें भारत में दिखाई पड़ती है। विश्व में हम देखें तो लगभग 10 देश हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों में जहां पर आपको बाघ देखने को मिलते हैं। और भारत सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक बात की सूचना दी कि भारत में 10 ब्लैक टाइगर, जिनको हम बोलते हैं मेलेस्टिक बाघ, इनको देखा गया है। कहाँ? उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लैक टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में मिलते हैं। ये टाइगर क्या है? ये दूसरे टाइगर के भांति ही दिखते हैं, लेकिन दूसरे टाइगर पर आपको येलो कलर का शेड देखने को मिलता है, लाइन है, वैसे इसके ऊपर ब्लैक कलर का शेड होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार का टाइगर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी संरचना यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में है। 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में लाया गया था। 1994 में इसको एक जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है वो इसी के अंतर्गत आता है, जहां पर हाथी परियोजना का संचालन हो रहा है 1992 से हाथियों के संरक्षण के लिए। तो ये हमने ब्लैक टाइगर की बात की, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात की, ओके। अगला टॉपिक है पेंटोइया टेगोरी। दोस्तों पेंटोइया टेगोरी जो है ये इसके बारे में हम जाने तो एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शोध किया और इस बैक्टीरिया की प्रजाति को खोजा है। इंपॉर्टेंट ये है कि पेंटोइया टेगोरी जो है ना, ये कृषि पद्धतियों को बदलने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उतनी ये क्षमता रखता है, इसलिए इसकी महत्व है। और इसीलिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया है। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे हमारे देश के, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था लगभग 1913 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उनकी कृति थी गीतांजलि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा पेंटोइया टेगोरी। ये टेगोरी है वो टैगोर जी के सरनेम से लिया गया है। अगर हम पेंटोइया टेगोरी के मुख्य तथ्यों की बात करें दोस्तों तो ये बैक्टीरिया जीनस पेंटोइया से संबंधित है जो एंटोबैक्टीरियासी परिवार का हिस्सा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जल, मिट्टी, मनुष्य, पशु और पौधों
सहित विभिन्न वातावरणों से पृथक किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है इसका। इसके अलावा ये जो है वो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है, मतलब अगर आप इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं तो पौधों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। धान हो, मटर हो, मिर्च हो, इन सभी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये बैक्टीरिया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बैक्टीरिया मिट्टी से पोटेशियम को कुशलतापूर्वक निकाल सकता है और इससे पौधों में जो वृद्धि है वो तीव्र हो जाती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता को मिट्टी में ये बढ़ाता है, जिससे कि वाणिज्यिक रासायनिक उर्वरकों पर आपकी निर्भरता भी कम हो जाएगी, फसल अच्छी होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, खाद्य सुरक्षा में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक मसौदा के तहत एक अधिसूचना जारी की है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी सीमा को का 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन के तौर पर घोषित किया गया है, मतलब यहाँ पर और ज्यादा सख्ती बरती जानी शुरू हो जाएगी। पोंग बांध क्या है दोस्तों? एक वन्यजीव अभ्यारण्य। पोंग बांध जो है वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाने जाने वाली झील है और इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ पर ही पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मानव निर्मित जलाशय है, उसकी वजह से यहाँ पर पानी पर्याप्त होता है और जीव जंतुओं के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। पोंग बांध की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे ऊंचा अर्ध फिल्ड डैम है। कौन? पोंग बांध। 1975 में स्थापना की गई थी। 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे हिस्से को वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर घोषित किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो 1994 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि मतलब रामसर साइट के तौर पर इसको चुना और 2002 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा क्षेत्र उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो लास्ट टॉपिक को देखते हैं, पालना योजना। दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर लगभग 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक पोषण और स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना है और इसी के लिए सुरक्षित डे केयर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। 2022 में मिशन शक्ति आया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का और इसी के तहत राष्ट्रीय केच योजना को पालना योजना में बदल दिया गया है। पालना सभी समझते हैं ना, बच्चों को झुलाते हैं पालने में, वो तो याद रखिएगा कि मिशन शक्ति के तहत ही जो राष्ट्रीय केच योजना है उसको अब पालना योजना में बदल दिया गया है, ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक और पोषण और स्वास्थ्य के विकास को बेहतर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक है जाक्सा स्लिम चंद्र मिशन। जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। एग्जाम में पूछेगा जाक्सा क्या है, तो जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा हो गई और इसने स्लिम चंद्र मिशन का विश्लेषण किया, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी उपलब्धि रही है क्या कि उसने स्लिम का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करवा दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की जांच में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होना। यहां पर मिशन के तहत हकुटो आर मून मिशन किया गया। निजी वाणिज्यिक उद्यम के वर्ष 2023 की शुरुआत में विफलता हो गई थी। इसके बाद नरम लैंडिंग के दूसरे प्रयास को चिन्हित करने के लिए स्लिम जो है ये चालू किया गया था जापान के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है क्या? पी नोट। भारतीय बाजारों में पी नोट में बढ़ोतरी। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस में कि पी नोट क्या होता है। पी नोट का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट और भारत में 2023 में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है इसमें लगभग 1.31 लाख करोड़ तक की व्यवस्था देखने को मिली है। इसका मतलब इसमें निवेश में वृद्धि देखने को मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि पी नोट्स क्या है, तो पी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले वित्तीय उपकरण है। बाजार में जो प्रतिभूति बाजार है आपका सेबी,
सेबी के साथ प्रत्यक्ष कोई पंजीकरण किए बिना ये भारतीय बाजारों में निवेश कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को आप पी नोट के नाम से जानते हैं। ये विदेशी संस्थागत निवेशकों का एक प्रकार से हथियार है जिसके माध्यम से वो निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक और है एडवार्क पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। एडवार्क क्या है दोस्तों? एडवार्क जो है ये एक अफ्रीका का उप सहारा में अफ्रीका में एक जीव है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पर हाल ही में एक शोध हुआ है ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो एडवार्क है उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी पर जो रिपोर्ट आई है उसी के कारण कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी डिस्कशन में है। याद रखिएगा कि ये जो एडवार्क होता है ये तेजी से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। ये अफ्रीका का मूल मिलने वाला एक जानवर एक जीव है, और ये रात्रि चर है, ये स्तनपायी है, और ये ट्यूबुली डेंटाटा वर्ग से संबंधित है। यहाँ याद रखिएगा कि ये एकमात्र जीवित प्रजाति का एक जानवर है जो यहाँ पर ये मिलता है। इसके अलावा जो इस प्रजाति के और लोग हैं वो सब खत्म हो गए हैं। अफ्रीका के दक्षिण में 2/3 भाग में मुख्य रूप से सवाना और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये जीव मिलता है, और विशेष तौर पर ये बिल में रहने वाला स्तनधारी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एडवार्क जो होता है दोस्तों एक विशेष प्रकार के परितंत्र के लिए जरूरी होता है। अगर हमारे इकोसिस्टम में से एडवार्क अगर खत्म हो जाए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो जानवर होता है ये दीमक को खाने का काम करता है, और दीमक मानव की जो संरचनाएं होती है उसको पूरी तरीके से नाबूद कर देता है। अगर ये नहीं हुआ तो दीमक की संख्या बढ़ जाएगी और मनुष्य के निर्माण कार्यों के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसकी संख्या को कंट्रोल करने का काम जो है वो एडवार्क करता है, ध्यान रखेंगे। और एडवार्क जो है दोस्तों इसको IUCN की सूची में भी शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये कम चिंताजनक की श्रेणी में शामिल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लोग उत्तर लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर के जो भी मुद्दे रहे उन लोगों को डिस्कस किया, और उन मुद्दों के आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं हम लोगों ने उसको भी देखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेगुलर वीडियोस अब अपलोड होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक गैप हो गया है किसी वजह से। उस गैप को भरने के लिए हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वो क्या कि अब करंट अफेयर की हम शीघ्र ही एक निश्चित टाइम पर डेली लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। उस लाइव सेशन में आप लोग करंट अफेयर से जुड़कर लाइव चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और लाइव सेशन में आपके अगर कोई डाउट रहते तो कमेंट करके वो भी आप हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलता हूं अगले सेशन में नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।